हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी आरोह का काव्य खंड का चौथा काव्य है जो कि रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है, जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो कविता की तरफ बढ़ने से पहले रघुवीर सहाय जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जन्म सन 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर, धूप में, हंसते हंसते, जल्दी हंसो आदि। इनको एक सम्मान से पुरस्कारित भी किया गया था जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनका निधन सन 1990 को दिल्ली में हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं कविता की तरफ। तो ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो मीडिया वाले होते हैं वो अपने आप को शक्तिवान समझते हैं और उनके दिमाग में एक चीज बसी रहती है कि वो जो कुछ चाहे वो टेलीविजन के सामने लोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं। उनका मानना है कि जो मीडिया वाले रहते हैं वो अपने आप को बहुत समर्थ समझते हैं और साथ ही साथ वो व्यंग जैसी बातों को भी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि वो अपनी जो लोगों की रोचकता रहती है वो उनके कार्यक्रम के प्रति और भी ज्यादा बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। अब यहाँ पर दूरदर्शन चैनल का नाम बताया गया है। पुराने जमाने में सिर्फ एक ही चैनल चलता था जिसका नाम था दूरदर्शन। हालांकि आज के दौर में बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स चल चुके हैं, परंतु पुराने जमाने में सिर्फ एक ही चैनल चलता था जो कि था दूरदर्शन। उस पर हर चीज की आती थी, उस पर मूवीज भी आती थी, साथ ही साथ न्यूज भी आते थे, सीरियल्स भी आते थे, कार्टून भी आता था, सब कुछ आता था एक चैनल में जिसका नाम था दूरदर्शन। तो वही कह रहे हैं कि जो लेखक कह रहे हैं कि जो मीडिया वाले हैं वो सोचते हैं कि वो दूरदर्शन पर लेके आएंगे किसको, एक दुर्बल व्यक्ति को। दुर्बल यानी कि जिसके अंदर बल ना हो, जो कि बहुत कमजोर व्यक्ति हो, अर्थात एक अपाहिज व्यक्ति। तो वो कहते हैं कि मैं वो मीडिया वाले किसी अपाहिज व्यक्ति को, किसी दुर्बल व्यक्ति को एक कमरे के अंदर बंद करेंगे और उनसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे ताकि वो अपना दुख उनके सामने जाहिर कर सके और वो उसको कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। साथ ही साथ लेखक ने बताया है कि मीडिया वाले अपने आप को समर्थ समझते हैं और साथ ही साथ शक्तिवान भी समझते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो सबसे ज्यादा बलवान व्यक्ति हैं, उनसे कोई भी किसी भी प्रकार की बहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कोई उनके ऊपर कुछ उंगली उठाएगा भी तो वो टीवी के सामने लोगों को न्यूज के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये चीज पहली पंक्ति में लेखक ने बताया है कि किस तरीके से मीडिया वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं, और साथ ही साथ उनका कहना है कि वो दूरदर्शन पर किसी दुर्बल व्यक्ति को इस तरीके से वो एक दुर्बल व्यक्ति को कैमरे में उसकी भावनाओं को कैद करके लोगों के सामने व्यक्त करेंगे। आगे देखते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो एक दुर्बल किसी अपाहिज व्यक्ति को एक कमरे के अंदर बंद करेंगे, मतलब कि एक कमरे के अंदर ले जाके उससे सवाल जवाब पूछेंगे, तो फिर दूसरे पंक्ति में उन्होंने सवालें लिखे हैं। लेखक ने कुछ सवाल बताए कि किस तरीके से वो अपाहिज व्यक्ति से इस प्रकार के सवाल पूछेंगे। कौन से? कि क्या आप अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है कि नहीं देता है, आप अपाहिज क्यों हैं। इस तरीके से ऊट पटांग के फालतू के सवाल को दुर्बल व्यक्ति से पूछेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास किसी चीज की कमी है या फिर आपके शरीर का कोई भी एक अंग खराब है और आप उससे पहले से ही पीड़ित हैं और कोई व्यक्ति आपसे तरह तरह के बेफिजूली वाले सवाल पूछ के आपके भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है आपको रोना तो आएगा ही आएगा। ठीक वही होता है। आगे सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए या अक्सर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे,
इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का, करते हैं या प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब उससे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे वो तो बता दिया कि क्या आप अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है कि नहीं देता है, आप क्यों अपाहिज हैं, तो ये कुछ सवाल वो दुर्बल व्यक्ति से पूछेंगे। अब क्या कह रहे हैं लेखक कि यही सवालों से रिलेटेड वो उस दुर्बल व्यक्ति को इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं मीडिया वाले कि वो ताकि वो अपने दुखों को व्यक्त ना कर पाए। जैसे कि देखा गया किस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि सोचिए, बताइए, आपको बताना पड़ेगा, अरे कुछ तो बोलिए, अगर आप नहीं बता पा रहे तो इशारों से बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे इस पंक्तियों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया वाले किसी दुर्बल व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं, इतना ज्यादा फोर्स करते हैं उसको कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। आखिरी में जो मीडिया वाले हैं वो कहते हैं कि जो जनता रहती है, जो हम लोग ऑडियंस होते हैं, जब हम लोग किसी न्यूज को देखते हैं और जब कोई न्यूज हमें रोचक वाली लगती है, एकदम इंटरेस्टिंग वाली न्यूज हमें लगती है, तो क्या होता है, हम लोग उस पर अटैच हो जाते हैं, हम लोग उस चैनल को बार बार देखने लगते हैं। अब कोई भी चीज आपको रुचिपन देगी, आपको उत्साह बढ़ाएगी, तो जाहिर सी बात है आप उस चीज को जाहिर से बार बार देखेंगे। अब मानिए कि आप कोई कार्यक्रम देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, आपको उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, साथ ही साथ जो एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग भी आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप डेली उस शो को देखेंगे ना, क्योंकि आपको वो पसंद आया है एक तरीके से। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि जो मीडिया वाले हैं वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस दुर्बल व्यक्ति से तरह तरह के सवाल पूछकर उसे रुलाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग, अर्थात जो हम लोग जनता हैं, हम लोग जो ऑडियंस है, जो हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, हम लोग भी इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब वो व्यक्ति रो पड़ेगा। फिर लेखक कहते हैं, हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रख के देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं कि जो मीडिया वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि जब वो उससे सवाल पूछेंगे दुर्बल व्यक्ति से, तो वो ना चाहते कोई भी रो पड़ेगा। अब जब रोएगा तो उसके पास कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस आएंगे। अब जाहिर सी बात है आप रोएंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, isn't it? तो वैसे ही उसके दुर्बल व्यक्ति के साथ भी होगा कि जब वो रोएगा तो उसकी आंखें सूज आएंगी, आंखों से आंसू निकलेंगे, साथ ही साथ उसके होठों पर एक कसमसाहट होगी। और ये सारी की सारी चीजें मीडिया वाले अपने कैमरे में कैद कर लेंगे और इसको बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ टीवी पर प्रदर्शित करेंगे। अब मीडिया वालों का तो यही काम होता है कि अगर छोटी सी भी बात रहती है उसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि कोई बहुत बड़ा कांड हो गया हो। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे कि किस तरीके से मीडिया वाले किसी अपंगता के व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति को किस तरीके से उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, किस तरीके से उसका मजाक बनाते हैं। अगर वो अपने दुख के प्रति रो रहा होता है तो किस तरीके से उसके आंखों में जो आंसू हैं, उसके होठों पे जो कसमसाहट है, उसको किस तरीके से वो मजाक में लेकर बड़ा बड़ा तस्वीर में दिखाते हैं लोगों के सामने, वो चीज बताइए। फिर आगे लेखक कहते हैं कि जो मीडिया वाले रहते हैं वो उनका काम होता है सबसे पहले कि दुर्बल व्यक्ति को रुलाना। फिर अब क्या होता है कि कभी कभार होता है कि हम लोग कुछ इमोशनल मूवीज देखते हैं तो उसमें कोई इमोशनल सीन आ जाता है, तो अगर कोई रो रहा होता है तो हमें भी रोना आ जाता है। ठीक उसी तरीके से मीडिया वाले भी खेल खेलते हैं। अगर अपंग वाला व्यक्ति भी रोएगा तो उसकी दुख को, उसकी तकलीफ को देखकर हम लोग भी रोएंगे। और जब हम दोनों लोग रोएंगे, कौन हम दोनों, दुर्बल व्यक्ति भी और जो व्यक्ति उस चैनल को देख रहा है, तो जब वो दोनों लोग रोएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें प्रॉफिट किसका होगा, जो चैनल, जो मीडिया वाले हैं उनका जो चैनल है उन्हीं लोगों को तो प्रॉफिट होगा। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। फिर लेखक कहते हैं, आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम
बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब मीडिया वाले दोनों व्यक्तियों को रुलाएंगे, रुलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसमें कह रहे हैं कि कैमरा अगर वो दुर्बल व्यक्ति रो देगा तो बहुत अच्छी बात है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग भी रोने लगेंगे तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मीडिया वाले लोगों के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपना कार्यक्रम वहीं पे रद्द कर देंगे, वहीं पे खत्म कर देंगे और अपना हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे और कहेंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब यहाँ पर एक लाइन इस्तेमाल करी गई है कि कैमरे में वक्त की कीमत है। अब वक्त की कीमत का मतलब क्या है? अब क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर कोई टेलीविजन पर किसी चैनल पर टेलीकास्ट होता है तो उसमें उन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। अब आप कोई भी सीरियल देखते हैं, मानिए आप कोई सीरियल देखते हैं कोई प्रोग्राम पे, तो वो आधे घंटे का आता है, तो आधे घंटे का जो सीरियल रहता है उसकी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट रहती है ना कि आधे घंटे से ज्यादा आपका प्रोग्राम एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरीके से मीडिया वाले लोग का भी रहता है कि अगर उनको 15 मिनट दिया गया किसी एक न्यूज को दिखाने के लिए, तो उस समय से ज्यादा वो उस न्यूज को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको उसी 15 मिनट का पैसा देना पड़ता है टीवी पर। जो छोटे छोटे एड्स भी आते हैं टीवी पे जो 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड्स के होते हैं, उसके भी उन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं टीवी वालों को, चैनल्स वालों को। तो वही चीज बताया गया है कि अगर कोई दोनों चीज मीडिया वाले अगर दोनों को रुलाने में कामयाब हो गए तो फिर फायदा उनका है, और अगर नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, मतलब कि एक एक वक्त के लिए पर्दे पर पैसे देने पड़ते हैं, तो वो अपना कार्यक्रम वहीं पर खत्म कर देंगे। तो ये था कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसको रघुवीर सहाय जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ व्याख्या करी है कि किस तरीके से जो मीडिया वाले होते हैं वो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं व्यक्तियों के सामने, और हम बेवकूफ व्यक्ति लोग उस चीज को इतना ज्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं कि फायदा अपना भी नहीं होता है, उनका भी नहीं होता है। घूम फिरा के फायदा किसको जाता है? टेलीविजन वालों को जाता है, प्रोग्राम्स वालों को जाता है, मीडिया वालों को जाता है। और किस तरीके से हम लोगों के बढ़ावे की वजह से ही जो मीडिया वाले हैं वो अपने आप को समर्थ और शक्तिवान मानने लगे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।